Hello everyone. I hope all of you are doing good and staying safe in these times. So today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is sets. आप जब क्लास 11th एंड क्लास 12th की मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, you will realize कि there are some basic chapters which are basically 6 to 7 in numbers, basic topics जो पूरे क्लास 11th और क्लास 12th की मैथमेटिक्स की फाउंडेशन को रखते हैं. बेसिकली वो आपकी क्लास 11th और क्लास 12th की मैथमेटिक्स की नींव है. सो वन ऑफ दोज चैप्टर्स इज सेट्स. तो सेट बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान और बहुत ही आई कैन से बहुत ही प्यारा चैप्टर है. दिस चैप्टर इज मोर ऑफ ए थ्योरेटिकल चैप्टर जहाँ पे आप बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे और जब धीरे धीरे हम मैथ्स के अंदर आगे मूव करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, चाहे हम प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं या फिर उसके अलावा हम रिलेशन फंक्शंस पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, हर चैप्टर के अंदर सेट्स के अंदर जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो थ्योरी पढ़ेंगे, वो यूज़ हो रही होगी. सो उस पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो बहुत ही आराम से हम विल गो थ्रू दिस चैप्टर. हम इसकी जो थ्योरी है उसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे और उस थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग और बिल्डअप करने के लिए विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो एज यू कैन सी, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ये कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं. ऑफ कोर्स विल स्टार्ट विद सिग्निफिकेंस ऑफ सेट्स. सो देखिए, हम कोई भी जो चैप्टर शुरू करेंगे मैथ्स के अंदर, चाहे वो सेट्स वाला हो, इसके आगे और भी कोई चैप्टर हो, हर चैप्टर में मेरी यही कोशिश रहेगी कि वी स्टार्ट द चैप्टर विद अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द चैप्टर. कि जो हम वो थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उसकी एक्चुअली ज़रूरत क्यों पड़ी. क्योंकि हम डायरेक्टली फॉर्मूलेस पे भी मूव कर सकते हैं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर स्टडिंग समथिंग और पढ़ते टाइम अगर आपको उसकी रेलिवेंस पता है, ये जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ किस चीज़ मतलब ये चीज़ रियल लाइफ में कैसे यूज़ हो रही है, देन वो अपने आप एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है उस चीज़ को अच्छे से पढ़ने का, समझने का. सो मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम जब भी पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हम शुरुआत करें सिग्निफिकेंस से कि ये चैप्टर पढ़ना ज़रूरी क्यों है, इस चैप्टर के अंदर जो थ्योरीज हैं वो क्यों ज़रूरी है, कैसे रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में यूज़ हो रही है. सो ऑफकोर्स विल बी स्टार्टिंग विद सिग्निफिकेंस ऑफ सेट्स. देन विल बी स्टडिंग कि सेट्स एक्चुअली होते क्या हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, देन सबसेट्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं धीरे धीरे विल गेट टू नो. देन व्हाट इज वेन डायग्राम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स. सो ये जितने भी सब टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, इसमें से ये वाला सब टॉपिक, ये वाला सब टॉपिक एंड ये वाले एंड दिस एज वेल, ये चार सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो भी हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, ये सारा बिल्डअप करेंगे, वो सब यहाँ लास्ट के चार सब टॉपिक्स में काम आएगा. और लास्ट के चार सब टॉपिक्स पूरा बेस बनाते हैं इस सेट के चैप्टर का, जो कि हम आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में यूज कर रहे होंगे. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. ओके, सो पहले हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सेट्स कि जो ये सेट वाला चैप्टर है ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, या सेट की जो थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट क्यों है. सो विल स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. ओके, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ लाइब्रेरी का. सो आई एम अज्यूमिंग कि आप सब लोग स्कूल में कभी ना कभी लाइब्रेरी गए होंगे. ऑफ कोर्स लाइब्रेरी बहुत ही बोरिंग जगह लगती है हमें, एंड व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, सो उस टाइम पे लाइब्रेरी में बुक्स ज़्यादा थी नहीं, तो कोई यूज़ नहीं था लाइब्रेरी जाने का. बट आई एम अज्यूमिंग कि आजकल बुक्स स्कूल्स में अच्छी लाइब्रेरीज होती होंगी. सो उस केस में अगर आप लाइब्रेरी में जब जाते हैं तो व्हाट डू यू सी, लाइब्रेरी में आप देखते हैं बहुत सारी शेल्फ्स होती हैं. लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे क्या, या तो कवर टाइप की शेल्फ्स होती है, ओपन शेल्फ्स होती है, और इन शेल्फ्स में क्या होता है, बुक्स रखी हुई होती हैं. सो अगर आप सोचें लाइब्रेरी के अंदर बुक्स किस तरह से अरेंज होती है, बहुत डिफरेंट तरीके हैं बुक्स को अरेंज करने के. क्योंकि अगर आप खुद बुक्स पढ़ते हैं, आपके घर में बुक्स है, तो ऑफकोर्स आप जब बुक्स को अरेंज करते हो तो किसी ना किसी एक कैटेगरी, कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करके आप अरेंज करते हो ताकि आप इजीली बुक्स को एक्सेस कर सको. सो इन द सेम वे जब आप लाइब्रेरी आते हो, लाइब्रेरी में हमारे पास डिफरेंट शेल्फ्स होती हैं. उन शेल्फ्स के अंदर क्या होता है कि हमने जितनी भी बुक्स है, मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी में देर आर 2000 बुक्स. सो जो 2000 बुक्स हैं उसमें डिफरेंट तरह की बुक्स हैं. कुछ बुक्स है हिस्ट्री बेस्ड, कुछ बुक्स है मैथमेटिक्स बेस्ड, कुछ बुक्स स्टोरी बेस्ड है, कुछ बुक्स इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है, कुछ लिटरेचर की है. तो ऐसे करके डिफरेंट तरह की बुक्स है. तो अज्यूम कि जो 2000 बुक्स है वो बिलोंग करती है 20 डिफरेंट कैटेगरीज को. ठीक है,
और बुक्स को कैटेगराइज करने के डिफरेंट तरीके हैं। आप बुक्स को कैटेगराइज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ कि कौन ऑथर इस बुक का, या कौन सी जॉनर की बुक है, ये इंग्लिश की है, हिंदी की, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर है, या साइंस फिक्शन है, वॉट एवर। आई गेस आपको आइडिया लग गया होगा। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस तरह से बुक्स को कैटेगराइज किया, उसी तरह से आप उनको शेल्व्स में रखते हो। तो आपने मान लीजिए एक शेल्व था जिसके अंदर बुक्स रखी हुई है, दिस इज वन शेल्फ जिसके अंदर से बुक रखी हुई है, और ये जो शेल्फ है ये बेसिकली हिस्ट्री बुक्स का है, ठीक। तो ये शेल्फ नंबर 1 हुआ जो कि हिस्ट्री बुक का है। ये शेल्फ नंबर 2 है आपका, जो मान लीजिए हिंदी लिटरेचर का है, ओके। सो माय क्वेश्चन इज कि हमें क्यों जरूरत पड़ी इस तरह से बुक्स को कैटेगराइज करने की? हम सारी बुक्स को ऐसे भी डाल सकते थे ना। आई थिंक सिंपल सा आंसर क्या है कि अगर सारी बुक्स को ऐसे रख देते ना, उसके बाद हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता उन बुक्स को फाइंड आउट करना। अगर मुझे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ऑथर की एक हिस्ट्री की बुक पढ़नी है जो कि मेरी लाइब्रेरी में है, तो मुझे सारी बुक्स को देखना होता, सारी बुक्स के मतलब सारी बुक्स को गो थ्रू करना होता, और वो बहुत डिफिकल्ट होता क्योंकि 2000 बुक्स है, 2000 बुक में से वो इकलौती बुक फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। बट जब आपने इस तरह से कैटेगराइज कर दिया, देन इट वाज इजी फॉर यू टू फाइंड दैट बुक। आपको सिंपली ये पता लगाना था कि हाँ मेरी जो बुक है वो कौन से जॉनर की है। मैं पर्टिकुलर शेल्फ में गया, उस पर्टिकुलर शेल्फ में भले ही 100 बुक्स हो, बट उन 100 बुक्स में से वो वाली बुक फाइंड आउट करना मेरे लिए ज़्यादा आसान है rather देन कि उस 2000 बुक में से वो बुक फाइंड आउट करना। सो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, मैंने क्यों एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल में जो लाइब्रेरी है वो क्या है बेसिकली, व्हाट इज लाइब्रेरी? कलेक्शन ऑफ बुक्स। सो जो आपकी लाइब्रेरी है बेसिकली क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स है। सो लाइब्रेरी इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ बुक्स, ओके। और लाइब्रेरी के अंदर जो शेल्व्स हैं, जो डिफरेंट आपकी शेल्व्स हैं, वो भी क्या है, वो भी तो कलेक्शन ऑफ बुक्स ही है। बट वहाँ पे क्या है कि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज की बुक्स हैं। तो आपकी लाइब्रेरी में 2000 बुक्स है तो पूरा कलेक्शन ऑफ दोस 2000 बुक्स है। बट जो आपकी शेल्व्स हैं, उन शेल्व्स में क्या किया, हर शेल्व को हमने एक अलग तरह की कैटेगरी दे रखी है, अलग तरह का क्राइटेरिया दे रखा है कि यहाँ पे हिस्ट्री की बुक्स होगी, यहाँ पे हिंदी लिटरेचर की बुक्स होगी, यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स होगी। तो आपकी जो शेल्व्स हैं वो भी क्या है, कलेक्शन है बुक्स का। बट वहाँ पे हमने उसको डिफाइन कर दिया, हमने क्या उसको डिफाइन कर दिया कि ये जो पर्टिकुलर शेल्फ है ये कलेक्शन है हिस्ट्री बुक्स का, ये जो पर्टिकुलर शेल्फ है ये कलेक्शन है हिंदी लिटरेचर बुक्स का। सो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो कलेक्शन था वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। उसके हमने डेफिनेशन दे दी कि इस कलेक्शन के अंदर वही बुक्स आएगी जो इस डेफिनेशन को फुलफिल करती है। तो इस वाली जो ये शेल्फ आपकी, इस शेल्फ के अंदर केवल हिस्ट्री की बुक्स आ सकती है, हिंदी लिटरेचर की बुक्स इस शेल्फ के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि हमने उसको उस तरह से डिफाइन किया ही नहीं है। सो आई गेस आपको आइडिया लग गया होगा यहाँ पे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सो शेल्व्स, एक लाइब्रेरी के अंदर जो आपकी शेल्फ्स होती है डिफरेंट डिफरेंट, वो बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल शेल्फ क्या है, एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। यहाँ पे वेल डिफाइंड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यही टर्म हम यूज करेंगे जब सेट को डिफाइन करेंगे। तो जो आपका शेल्फ है वो एक वेल डिफाइंड का मतलब है कि आपको पता है कि वो किस, जो भी उस शेल्फ के अंदर जितनी बुक्स हैं उस पर्टिकुलर जो डेफिनेशन जो आपने उसको दी है उसको फुलफिल करते हैं। डेफिनेशन क्या दी है कि दीज आर हिस्ट्री बुक्स और दीज आर हिंदी लिटरेचर बुक्स। तो आई गेस आपको आइडिया लग गया। द थिंग इज, ये हमारे ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है कि हम चीज़ों को कैटेगराइज और एसोसिएट करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे लिए फिर चीज़ें समझना आसान हो जाता है। हम लाइब्रेरी के अंदर बुक सिंपल भी रख सकते थे, बट हमने बुक्स को क्या किया, कैटेगराइज किया, बिकॉज वी वांट टू ईज अप आवर टास्क, कि हमें मुश्किल ना हो चीज़ें ढूंढने में अगर हमें चीज़ों को कैटेगराइज कर रखा है। उसी तरीके से व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर्स इन मैथ्स, और वी व्हेन टॉक अबाउट इन जनरल हम मैथ्स की जब बात करते हैं, तो मैथ्स के अंदर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम डिफरेंट चीज़ों को कैटेगराइज कर पाएँ, डिफरेंट चीज़ों का कलेक्शन फॉर्म कर पाएँ। तो उसका सिंपल सा एग्जांपल है, चलिए जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी अभी फिजिकल लाइब्रेरी है, ओके। बच्चे जाके लाइब्रेरियन से बुक्स मांगते हैं, बुक्स मिल जाती है। बट व्हाट इफ इसको मैं डिजिटलाइज कर दूँ कि आप जाके ऑफकोर्स आप बुक एक्सेस कर सकते हो, बट आप जो भी बुक लोगे वहाँ पे ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में आप टाइप करोगे ये बुक आप ले रहे हो, फिर इस तरह सिस्टम के थ्रू मान लो कि लाइब्रेरियन की जरूरत नहीं है और वहीं से आप बुक्स एक्सेस कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि पर्टिकुलर बुक्स कौन से शेल्फ के अंदर, कौन सी रो में, कौन सी कॉलम में है, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जब आपने डिजिटाइज किया, तो डिजिटाइज करने से क्या हुआ कि आपको कहीं ना कहीं कुछ सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा, कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना पड़ा। तो वो ना, वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो आप बना रहे हो तो उसके अंदर मैथमेटिक्स यूज हो रही है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये चीज़ तो मैंने इंग्लिश में आपको डिफाइन कर दी, बट इसी चीज़ को अगर मुझे मैथमेटिकली डिफाइन करना है
क्योंकि कहीं ना कहीं मान लो इस चीज़ में मुझे सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टली मुझे सॉफ्टवेयर के थ्रू पता चल जाए कि किस तरह से बुक्स कैटेगराइज है, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे मैथमेटिक्स यूज करनी होगी, एंड यू वुड रिक्वायर टू डिफाइन दिस कलेक्शन ऑफ बुक्स in mathematical terms, in mathematical way. That is where the concept of sets comes in. So I guess आपको आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली सेट क्या होता है एंड सेट की क्या इंपॉर्टेंस, क्या रेलिवेंस है। तो मैंने केवल आपको एक रेलिवेंस बताया, ये सब बहुत सी और रेलिवेंस है, जैसे जैसे मैथ्स के चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे यू विल रियलाइज इट। सो लेट्स डिफाइन कि सेट होता क्या है। सो जैसे पिछले एग्जाम्पल मैंने बताया कि लाइब्रेरी इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ बुक्स, एक जो शेल्फ है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है बुक्स का, एक स्पेसिफिक कैटेगरी वाली बुक्स का। तो जब उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, एक शेल्फ को मान लो मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वहां पे सेट कम्स इनटू प्ले। सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आपका जो सेट है वो क्या है? एक वेल डिफाइंड। यहाँ पे दो चीजें बहुत, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि योर सेट इज बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जब हम लाइब्रेरी की बात कर रहे थे उस केस में हमारे जो ऑब्जेक्ट्स थे वो क्या थे? बुक्स थी। तो आप किसी भी चीज़ का एक कलेक्शन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया कलेक्शन ऑफ, जैसे आई एम आस्किंग यू रिवर्स इन इंडिया, टेल मी द नेम्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया। तो ये क्या हो गया? एक कलेक्शन बन गया। और इस कलेक्शन की डेफिनेशन क्या है कि मैं उन सभी रिवर्स की बात कर रहा हूँ जो इंडिया के अंदर है। सो व्हेन आई एम आस्किंग यू कि टेल मी द नेम्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया, देन दैट मीन्स यहाँ पे एक सेट बन गया, एक कलेक्शन बन गया ऑब्जेक्ट्स का। मेरी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या है? रिवर्स है। सो कलेक्शन ऑफ रिवर्स विच बिलोंग टू इंडिया और विच आर इन इंडिया। सो इस तरह से मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया। तो आपका जो सेट होता है उस सेट ऑफकोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होगा। ऑब्जेक्ट्स मतलब जो भी उसके मेंबर्स होंगे। तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली कुछ भी ऑब्जेक्ट डाल दिए हैं। उस कलेक्शन की कुछ ना कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए जिससे हमें पता चलेगा हाँ कि इस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को, इस पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करते हैं, और जो चीज़ें इस कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी वो इस सेट के अंदर नहीं इंक्लूड होगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ वही एग्जांपल की रिवर्स इन इंडिया, तो नाइल जो रिवर है इट इज़ इन इजिप्ट। तो ऑफकोर्स नाइल रिवर इस सेट को, जो मैंने कलेक्शन बनाया रिवर्स इन इंडिया, उसको बिलोंग नहीं करेगी बिकॉज नाइल रिवर इज नॉट इन इंडिया। तो दैट इज वाई दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज अ सेट? सेट इज बेसिकली अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो सेट से रिलेटेड यहाँ पे तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। लेट्स डिस्कस दोस पॉइंट्स। पॉइंट नंबर वन इज कि जो सेट्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसको हम तीन डिफरेंट टर्म से शो करते हैं। फर्स्ट इज कि जो ऑब्जेक्ट्स, उसको आप मेंबर्स बोल सकते हो, मेंबर्स ऑफ दैट कलेक्शन, मेंबर्स ऑफ दैट सेट, या एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। तो जब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हो सकता है उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट टर्म यूज किया हो, मेंबर्स यूज किया हो, एलिमेंट्स यूज किया हो। इन सब का मतलब वही है कि हम जो भी हमने सेट फॉर्म किया, जो कलेक्शन फॉर्म किया, उस कलेक्शन के जो एलिमेंट्स है, उसके जो मेंबर्स हैं, वही उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। दूसरी चीज है कि अब ना, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सेट बनाया, तो हमारे पास द थिंग इज, देखो मैथमेटिक्स में जब आप और चीज़ें पढ़ेंगे ना, यू विल रियलाइज कि मैथमेटिक्स में हम बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हैं। उन सिंबल्स को यूज करने का बेसिक पर्पज यही है क्योंकि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में वर्ड है जैसे फॉर है, फॉर इज अ वर्ड इन इंग्लिश। अब ऐसा तो नहीं है ना कि फॉर का जो मतलब इंडिया में वो डिफरेंट है, और जब अमेरिका जाऊंगा तो अमेरिका में फॉर का मतलब डिफरेंट हो जाएगा। नहीं, क्योंकि हमने उसको उस तरह से स्टैंडर्डाइज कर दिया कि हर जगह फॉर का मतलब एक ही है। उसी तरह से हम जब मैथ्स की बात करते हैं, तो आप चाहे मैथ्स इंडिया में पढ़ रहे हैं, आप चाहे मैथ्स अमेरिका में पढ़ रहे हैं, या फिर आप मैथ्स किसी और कंट्री में पढ़ रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट कि हम कुछ चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करें, ताकि अगर आपने कुछ मैथ्स में काम किया है, अगर अमेरिका का कोई प्रोफेसर टीचर पढ़ रहा है, तो उसको समझ आए कि हाँ दिस इज वॉट यू मीन बाई दिस। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम मैथ्स में थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी के अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं, और उसका मतलब होता है कि हाँ हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। उसी तरह से जब हम सेट की बात करते हैं, तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। आपका कोई भी सेट हो, कोई भी कलेक्शन हो ऑब्जेक्ट्स का, उसको जब आप एक पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं कैपिटल लेटर्स। तो इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स है यूज करते हैं हम लोग फॉर सेट्स। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल सिंबल से, तो हम उसमें कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। इसमें एग्जांपल दूंगा और अच्छे समझ में आएगा। तीसरी जो कंडीशन है वो है
कि जो सेट के एलिमेंट्स हैं, एक जो कलेक्शन हमने बनाया उस कलेक्शन के जो एलिमेंट्स हैं उसके मेंबर्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी गिव एन एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट बनाया रिवर्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो रिवर्स है उसका मैं एक सेट फॉर्म कर रहा हूँ। तो इस सेट को मैं rather than इतना बड़ा लिखूं और उसके बाद इसके मेंबर्स बताऊं, मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली सेट को मैंने कैपिटल लेटर आर नाम दे दिया। तो जो सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया है, जो कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया है, उस सेट को मैंने कैपिटल आर से नाम दे दिया बेसिकली। तो नाउ दिस इज हाउ आई रिप्रेजेंट दिस सेट। तो इसका ये मतलब है कि आप जब भी किसी सेट को रिप्रेजेंट करोगे, किसी कलेक्शन को, यू विल यूज कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और जब उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करोगे, अब मान लो जो सेट है इसके एलिमेंट्स क्या है, गंगा रिवर जो है वो इसका एलिमेंट है, यमुना इसका एलिमेंट है। तो ऑफकोर्स मैं इसको ऐसे लिख दिया है, बट मैं इसको अगर एक छोटे सिंबल से रिप्रेजेंट करना हो, इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ए से, इसको बी से। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी आपका सेट होगा, उस सेट को जब आप रिप्रेजेंट करोगे यू विल यूज कैपिटल लेटर्स, और सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यू विल यूज स्मॉल लेटर्स। ओके, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स आते हैं। वो सिंबल्स क्या हैं, लेट्स सी। कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास सेट है ए, अगेन मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज कर रहा हूँ, मेरे पास एक सेट है ए। उस सेट एक का जो एक एलिमेंट है, मान लीजिए वो है ए, छोटा ए। सो कैपिटल ए इज माई सेट। ठीक है, इस सेट के अंदर किस तरह के ऑब्जेक्ट्स क्या है अभी लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, बस ये मेरा एक सेट है कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का, और उस सेट का एक जो मेंबर है वो इज स्मॉल ए। सो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो ए है वो क्या है, इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। तो जो सेट ए है उसका मेंबर है ए। इसको देखो मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या है, हम एक सिंबल यूज करते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ये ग्रीक सिंबल है, एप्सिलॉन बोलते हैं। मैथ्स में इस सिंबल का मतलब होता है, इसको हम यूज करते हैं ये डिफाइन करने के लिए, बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ए जो है वो क्या है, एक मेंबर है सेट ए का। इसको मैं दूसरे टर्म से क्या लिख सकता हूँ, ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब सेम ही है। ए जो है मेंबर है सेट ए का, इसको इंग्लिश थोड़ी चेंज करके मैंने क्या लिख दिया, ए जो है वो बिलोंग्स टू, बिलोंग मतलब उसके अंदर है, बिलोंग्स टू सेट ए। अब ये तो इंग्लिश में लिख दिया, बट इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, ए बिलोंग्स टू, इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स के अंदर ना केवल इस चैप्टर में, बहुत से अलग अलग चैप्टर्स में ये सिंबल देखने को मिलेगा। तो ए जो है मेंबर है सेट ए का, जिसको दूसरे टर्म से लिख सकता हूँ कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, उसको मैथमेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैथ्स के जो ये डिफरेंट सिंबल्स है, डिफरेंट जो चीज़ें हैं, उनको धीरे धीरे याद करते जाएं, समझते जाएं, क्योंकि आगे जाके मैथमेटिक्स के अंदर आप इस तरह से लैंग्वेज यूज नहीं करोगे कि इंग्लिश वर्ड्स से सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो। यू विल हैव टू यूज दिस शॉर्ट हैंड नोटेशंस। शॉर्ट हैंड बोलते हैं, शॉर्ट हैंड मतलब शॉर्टकट के फॉर्म में इसको लिखा है। तो इसका मतलब सिंपली यही है कि ए जो है वो बिलोंग करता है सेट ए को, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, बट इन केस अगर ए मान लीजिए सेट नहीं है, ए जो है वो एलिमेंट नहीं है सेट का, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में दूसरा साइन यूज करते हैं जिसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। वो सिंबल होता है यही सिंबल, बट इस पर क्रॉस बन जाएगा, इसका मतलब है डजंट बिलोंग टू, डजंट बिलोंग टू। तो अगर मान लीजिए इसका एक एलिमेंट बी है, वो इसके अंदर नहीं बिलोंग करता, उसको मैं लिखूंगा बी डज बी डजंट बिलोंग्स टू ए। दिस इज हाउ यू कैन राइट इट। सो आई गेस ये समझ में आ गया आपको। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी जो एलिमेंट होगा सेट का, अगर वो उसको बिलोंग करता है, तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट, कि दिस पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट। ओके, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, देन विल मूव टू जो आप टॉपिक देख रहे हैं उस पर, कि आपका कोई भी सेट है, ऑफकोर्स उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसमें मेंबर्स होंगे, उसमें एलिमेंट्स होंगे। तो कितने एलिमेंट्स हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट।
जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैंने लाइब्रेरी वाला एग्जांपल दिया था, कोई भी शेल्फ है, आपको पता होगा अगर हिस्ट्री वाली शेल्फ है, हिस्ट्री की हमारे पास लाइब्रेरी में 200 बुक्स हैं. सो इफ आई आस्क यू कि हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव इन योर लाइब्रेरी विच बिलोंग्स टू द शेल्फ हिस्ट्री, तो यू विल से 200 बुक्स. उसी तरह से कोई भी आपका सेट है, तो उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज योर सेट हैव, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से. तो मान लीजिए आपका सेट जो है वो ए है, देन स्मॉल एन ब्रैकेट्स के अंदर ए, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए. तो ये जो शॉर्ट है नोटेशन हमने यूज किया है, इसका मतलब क्या है, अगर मैंने लिखा है स्मॉल एन ब्रैकेट्स में ए कैपिटल, इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट. ओके, सो मान लीजिए इफ आई एम टॉकिंग, आई एम सेइंग कि मैं लाइब्रेरी वाला एग्जांपल यूज करता हूँ, तो लाइब्रेरी वाले एग्जांपल में जो मैंने सेट बनाया, सेट ऑफ या फिर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री बुक्स, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया एच से. सो एच इज बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री बुक्स. मैंने कहा कि उस लाइब्रेरी में 200 बुक्स है, सो एन एच नंबर ऑफ बुक्स इन दिस पर्टिकुलर सेट इज इक्वल्स टू 200. ये चीज़ और क्लियर होगी जब भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. मैं एग्जाम्पल्स अभी इसलिए सॉल्व नहीं करा रहा क्योंकि पहले हम ये कुछ रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. अब तक हमने सेट्स की केवल डेफिनेशन पढ़ी है, वी हैवंट स्टडीड कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली. सो आई गेस ये कंसेप्ट यहाँ तक आपको क्लियर है. नाउ द थिंग इज, अब बात आती है कि हमने सेट पढ़ लिया कि सेट इज बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स बोल दो, एलिमेंट बोल दो, एंड कैसे हम बेसिकली कौन से लेटर्स किस तरह चीज़ें यूज़ करेंगे. बट मैथमेटिक्स में सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं. एक और तरीका होता है बट वो थोड़ा बाद में पढ़ेंगे. इस पर मेनली हमारे पास दो तरीके हैं. फर्स्ट जो तरीका वो है जिसको हम बोलते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म है जिसके अंदर हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. इसके अंदर क्या करते हैं, आपका अगेन मान लीजिए हमारा जो सेट था, इट इज डिफाइंड बाय दिस कैपिटल लेटर ए, तो आप इसमें ए लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू उस आपका जो भी सेट है, उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हो, सारे सारे एलिमेंट्स आपके लिस्ट डाउन करोगे, आप सारे सारे एलिमेंट्स लिखोगे. तो मान लीजिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मेरे को एक सेट बनाना है. मान लीजिए मुझे एक सेट बनाना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10. तो आपको एक सेट फॉर्म करना है, एक कलेक्शन फॉर्म करना है. उस कलेक्शन की डेफिनेशन क्या है कि उस कलेक्शन में केवल वही नंबर्स आने चाहिए जो कि इवन है और 10 से कम है. तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, वो ऑफकोर्स इस सेट का मेंबर नहीं होगा. तो कौन कौन से नंबर्स हैं हम देखें तो अगेन, तो वही कि आपके जो भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को आप लिखेंगे. तो रोस्टर फॉर्म में आपने लिखा आपका सेट का नेम, तो मान लीजिए सेट को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल्स टू, फिर जितने भी मेंबर्स हैं उस सेट के आप सारे सारे मेंबर्स लिखोगे कॉमा से सेपरेट करके. तो कौन सा नंबर है 2, आगे से हम 0 से शुरू करते हैं. 0 इज इवन नंबर, कॉमा 2 इज इवन नंबर, कॉमा 4, कॉमा 6, कॉमा 8. इसके बाद 10 आता है बट हमें 10 से कम चाहिए. तो बेसिकली ये मेंबर्स हो गए. सो बेसिकली 0 2 4 6 8 मेंबर्स हो चुके हैं इस पर्टिकुलर सेट के. तो जो भी मेंबर्स हैं सेट के, आप सबको ऐसे लिखेंगे कॉमा से सेपरेट करके, और देन इनको हम बंद कर देंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. इसको हम बंद कर देंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. सो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ सेट का, हमने बेसिकली सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया. यह है रोस्टर फॉर्म. ओके, सो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, आप सेट को जो भी आपने कैपिटल लेटर दिया वो लिख के इक्वल्स टू जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के, सारे सारे एलिमेंट आप लिखेंगे कॉमा से सेपरेट करके, एंड देन यू विल क्लोज देम इन कर्ली ब्रैकेट्स. सो बेसिकली क्या हो गया, दिस इज माय सेट ए विच कंटेन्स दीज एलिमेंट 0 2 4 6 8. आ गया समझ में? तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. मान लीजिए यहाँ पे अगर इसको मुझे लाइब्रेरी वाले एग्जाम्पल को यहाँ पे दिखाना होता, तो जो भी मान लीजिए मेरा सेट एच था, हिस्ट्री बुक्स, व्हाट आई विल डू, दिस इज सेट ऑफ हिस्ट्री बुक्स. जितनी भी बुक्स है, मान लीजिए बुक्स के नेम्स हैं,
सारी 200 बुक्स के मैं नेम्स लिखूंगा यहाँ पे A B C D ऐसे करके, और इस तरह से मेरा वो सेट बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है, अभी तो यहाँ पे चलिए 1 2 3 4 5 ही हमारे पास एलिमेंट्स हैं, बट जैसे मैंने यार एग्जांपल दिया, या फिर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर दूं, इसको चेंज करके मैं लिखूं सेट ऑफ इवन नंबर्स, या फिर चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई गेस ये आपको समझ में आ गया, हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स डिफाइन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000। तो मुझे एक सेट क्रिएट करना है नेचुरल नंबर्स का जो 1000 से कम है। तो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, हम जो भी डिफरेंट तरह के नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। अभी के लिए नेचुरल नंबर्स बेसिकली जो 1 से शुरू होते हैं, जो हम जो काउंट करते हैं 1 2 3 4। सो मुझे सेट डिफाइन करना है नेचुरल नंबर्स का। तो डेफिनेशन क्या हुई मेरी, नेचुरल नंबर्स जो कि 1000 से कम है, कितने हैं टोटल 999। 1 से आप शुरू करेंगे 999 तक जाएंगे। अगर अब इस सेट को मैं रिप्रेजेंट करूं, मान लीजिए एस से रिप्रेजेंट किया, इसके जब एलिमेंट लिखूंगा तो मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, बट कहाँ तक लिखूंगा मैं, 999 तक लिखना पड़ेगा मुझे, बट वो मुश्किल होगा। तो जब आपके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के अंदर, जब बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको सारे एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन यूज दिस डॉट नोटेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने ऑफकोर्स रोस्टर फॉर्म यूज़ किया, रोस्टर फॉर्म में हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम दिखाते हैं इस तरह से लिख के, कॉमा से सेपरेट करते हैं, फिर उसको एनक्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में। बट अगर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स है तो उस केस में क्या करेंगे, आप सिंपली डॉट डॉट यूज़ कर सकते हैं। लास्ट एलिमेंट क्या आपका 999 है, तो आपने क्या रिप्रेजेंट किया कि दिस इज माई सेट जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बीच में और भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, लास्ट एलिमेंट इज 999। तो इस तरह से हम डॉट भी यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, बट स्टिल आपको कुछ एलिमेंट्स शो करने होंगे जिससे हमें आइडिया लगे हाँ कि किस तरह के एलिमेंट्स इस सेट के मेंबर है, सेट के पार्ट है। सो दिस इज अबाउट द रोस्टर एंड द टेबुलर फॉर्म। अब रोस्टर और टेबुलर फॉर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली चीज़ हमने देखा रोस्टर फॉर्म में हमने क्या किया, हमने किसी भी सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ये सेट है, इसके एलिमेंट्स है मान लीजिए सी डी, इस तरह से। तो रोस्टर फॉर्म में जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं उस केस में जो ऑर्डर होता है एलिमेंट्स का, अभी मैंने ए बी सी डी लिखा है, व्हाट इफ मैं इसको ए बी सी डी की बजाय बी ए सी डी लिखूं या सी डी ए बी लिखूं, क्या सेट बदल जाएगा? द आंसर इज नो। रोस्टर फॉर्म के अंदर जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है, जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है इज इररेलेवेंट। मतलब आप रोस्टर फॉर्म में किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स को रख सकते हो। ये जो अगर मैंने इसको ए बी सी डी लिखा है, इसको मैं यहाँ पे बी ए डी सी ये लिख सकता हूँ, ये दोनों सेट क्या है, सेम ही सेट है। सो ये चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि रोस्टर फॉर्म में जब आप सेट को रिप्रेजेंट करते हो उस केस में एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, एलिमेंट्स को आप किसी भी ऑर्डर के अंदर प्लेस कर सकते हो। दूसरी चीज, रोस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स हम यूनिक रखते हैं, दैट मीन्स हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। सो एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका सेट है ए 1 1 2 4 8 2, तो आप देखेंगे इस सेट के अंदर 1 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 2 बार रिपीट हो रहा है। सो इस सेट को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते, हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 4 8। तो ये दो कंडीशन ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया है, हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि रोस्टर फॉर्म में जब भी सेट को लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, दूसरा एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। तो अगर आपका कहीं पे ये इस तरह का सेट गिवन है, इसका मतलब क्या है, दिस सेट इज बेसिकली दिस सेट 1 2 3 4,
तो जब आप कहोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है इस सेट के अंदर, वो 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा। आपसे पूछूं व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, इट वोंट बी 6, इट विल बी 1 2 3 4। ये चीज बहुत जरूरी है। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर जब आप सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। इनकेस एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो फिर उसका आप रिप्रेजेंटेशन चेंज करके इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे और इसी फॉर्म में फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंसिडर करोगे। तो अगर आपको इस फॉर्म में गिवन है एंड क्वेश्चन ने आपको इस फॉर्म में गिवन है एंड क्वेश्चन ने पूछा कि कितने एलिमेंट्स है, तो यू वॉन्ट से कि 6 एलिमेंट्स, नहीं, गलत हो जाएगा। यू विल से देयर आर 4 एलिमेंट्स, क्योंकि हम एलिमेंट्स रिपीट नहीं करेंगे। आई गेस समझ में आ गया। सो दीज आर 2 थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर dealing with sets in roster form. So this was the first form. The second form is set builder form. Okay, and this is the form जो mostly use होती है। रोस्टर फॉर्म हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे, बट जब आगे वाले चैप्टर्स में आगे जब पढ़ेंगे मैक्सिमम रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में यूज होती है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म एक बहुत ही आसान रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आप बेसिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के, वो क्या कुछ कॉमन प्रॉपर्टी, कुछ कॉमन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। देन उस कॉमन प्रॉपर्टी और कॉमन पैटर्न के बेसिस पे आप सेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपका सेट है उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना तब प्रीफर करेंगे जब जो भी एलिमेंट्स है सेट के हैव ए कॉमन प्रॉपर्टी और पैटर्न। तो बहुत ही आसान फॉर्म है ये, बट इसका मैक्सिमम टाइम हम यूज तब करेंगे जब हमें पता है कि जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, फिर हम उस पैटर्न को डिफाइन करते हैं। और इस फॉर्म के अंदर क्या है कि हमें सारे एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर कि सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपको एक सेट फॉर्म करना है। सेट की डेफिनेशन क्या है कि उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर होने चाहिए। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे उस सेट के। तो अगर आप मान लीजिए सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बेसिकली सेट मान लिया ए लिखा हमने, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है उसका स्क्वायर 1 हो गया, फिर 4 आ गया, फिर 9 आ गया, 16 आ गया, फिर 25 आ गया। अब हमने कोई लिमिट डिफाइन नहीं की तो नेचुरल नंबर्स आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमने क्या किया इसको फिर इस तरह से डिफाइन कर दिया। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हो गया रोस्टर फॉर्मेट में। ओके, बट इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा क्या कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, जितने भी एलिमेंट्स जो बिलोंग कर रहे हैं, एलिमेंट्स को देखो 1 4 9 16 25, ये जो एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। तो इन सभी नंबर को तो रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम सभी जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल से। मान लीजिए हमने वेरिएबल एक्स लिया, तो इन सभी एलिमेंट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया एक वेरिएबल एक्स से। ओके, देन फिर मैं डिफाइन करता हूँ कि जो वेरिएबल एक्स है इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो आप देखोगे जो भी, अगर मान लीजिए एक्स मेरा 1 है, चाहे एक्स मेरा 4 है, चाहे एक्स मेरा 9 है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। सो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, अगेन सेम यूज करेंगे कि ए है इज इक्वल्स टू, आप इसको एनक्लोज करें कर्ली ब्रैकेट्स में, देन जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज किया एक वेरिएबल। सो सेट ए कंटेन एलिमेंट एक्स, देन हम ये सिंबल यूज करते हैं। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं कॉलन सिंबल, बट मैथ्स के अंदर इसको पढ़ा जाता है सच है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल्स हर जगह बहुत जगह यूज होंगे, मैथ्स में सिंबल्स का मतलब क्या समझना जरूरी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इस सेट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, सेट ए कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट जो मेरा एक्स है वो एक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। प्रॉपर्टी क्या है, एक्स मेरा किस फॉर्म का है, एन स्क्वायर फॉर्म का।
जहाँ पे जो n है वो मेरा नेचुरल नंबर है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपने 1, 4, 9, 16, 25 को सिंपली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो लिखने का सबसे तरीका ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, यू विल राइट द सिंबल ऑफ सेट इक्वल्स टू एंड कर्ली ब्रैकेट्स, देन आपने कौन सा वेरिएबल यूज किया है हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैंने x यूज किया है, देन कॉलन सच दैट, फिर आप वो कॉमन प्रॉपर्टी पैटर्न लिखेंगे जो x क्या फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे x क्या फॉलो कर रहा है, x का एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो अगर मैं किसी नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करता हूँ, किसी नेचुरल नंबर को अगर मैं n से रिप्रेजेंट करता हूँ तो उसके टर्म्स में x को क्या लिख सकता हूँ मैं, इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो जो मेरा x है, जो एलिमेंट है वो बेसिकली क्या है, x इक्वल्स टू एन स्क्वायर है। बट अगेन n मैंने एक नया वेरिएबल यूज किया तो मुझे उसकी भी कंडीशन देनी पड़ेगी। जो नया वेरिएबल वो क्या है, बेसिकली नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है बट नेचुरल नंबर का। तो n जो है किस सेट को बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के सेट को। तो हमने नेचुरल नंबर के सेट को मान लीजिए कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर दिया। इस पे भी हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे। तो n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर्स का भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, 1, 2, 3, 4 ये सारे मेंबर्स हैं किसके, नेचुरल नंबर के सेट के। तो जो नेचुरल नंबर का जो सेट है उस पे उसको n बिलोंग करता है। सो अब इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट मोर आइडिया कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। बट दिस इज हाउ हम सेट को डिफाइन करते हैं सेट बिल्डर फॉर्मेट में। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको आइडिया लगेगा। ओके, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू कैन पॉज द वीडियो और खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स 0 इन द रोस्टर फॉर्म। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखिए काफ़ी लोगों को मैथ से डर लगता है, मुझे भी लगता था, बट द वन थिंग दैट आई रियलाइज इज कि मैथ्स मुश्किल नहीं है। इफ़ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट ना, आप उन बेसिक कंसेप्ट से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेशेंस के साथ, और पेशेंस के साथ ही वो प्रैक्टिस बिल्ड होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। मुझे सॉल्यूशन सेट निकालना है, तो यहाँ पे ये मेरी डेफिनेशन हो गई। मुझे सेट चाहिए, बट सेट किस तरह का सेट चाहिए, सॉल्यूशन सेट। कि यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन की सॉल्यूशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकल रहा है उसका सेट बनाना है। तो कोई भी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2। तो इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, और उन 2 सॉल्यूशन से मेरे को एक सेट फॉर्म करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, और उसको रिप्रेजेंट किस में करना है, रोस्टर फॉर्म में। सो पहला हमारा टास्क क्या है, लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। बेसिकली मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, 10 में। मैं बेसिकली इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ। तो 3x को डिवाइड करके मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 लिख दिया है। अब ये जो पार्ट है इसमें से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, x प्लस 2, ठीक है, प्लस x प्लस 2 तो यहाँ पे था ही, इक्वल्स टू 0। अब नाउ ये x प्लस 2 है, ये x प्लस 2 है, x प्लस 2 में कॉमन ले सकता हूँ, तो x प्लस 2 बाहर आ गया, क्या बचा, x प्लस यहाँ 1 बचेगा। तो मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी इसको फैक्टराइज कर दिया, 2 लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया, x प्लस 2 x प्लस 1। अब क्या होगा, आप यहाँ पे x की क्या वैल्यू पुट करोगे, 0 है, आइदर यू कैन पुट x इक्वल्स टू -2 या आप x इक्वल्स टू -1। सो बेसिकली ये क्या हो गए, ये 2 मेरे सॉल्यूशंस निकले। सो x इक्वल्स टू -2 एंड -1 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन निकल गए और मुझे इसका सेट फॉर्म करना है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो मैं क्या दूंगा, एक सेट का पहले नेम दूंगा, सिंबल दूंगा, मान लीजिए सेट का नेम है s इज इक्वल्स टू, क्या करूंगा, एंड इसके मेंबर्स क्या है, -2 -1, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो आप। -2 लिखा, कॉमा सेपरेट -1 एंड देन ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दिया। सो ये मेरा सॉल्यूशन सेट निकल गया इस इक्वेशन का। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आपने देखा होगा कि हमने जो पढ़ा है वही यूज किया, उससे आगे बढ़ के कुछ यूज नहीं किया। जो पढ़ा कि भैया रोस्टर फॉर्म जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो हमने यहाँ पे यूज किया। मुझे सेट बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया एंड फाइनली गॉट द सॉल्यूशन, और उन सॉल्यूशन को यूज करके मैंने रोस्टर फॉर्म में एक सेट फॉर्म कर दिया। आसान था बहुत ही। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
So again you can pause the video, try to solve it by yourself and then you can resume the video. So इस क्वेश्चन में you can see मुझे एक सेट गिवन है ये, और ये सेट कौन से फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट गिवन है और इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा है कि मुझे सेट को जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या, हमें जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, यही मतलब हुआ, मुश्किल नहीं है। तो पहले हम रोस्टर फॉर्म में दिए हुए सेट को समझते हैं कि उस सेट में एलिमेंट्स किस तरह के हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन हमें कि ये जो सेट है, मान लीजिए सेट का नाम हमने ए दिया। सो दिस सेट ए कंटेन्स एलिमेंट एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आप जब तक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड ना हो आप उसको इसी तरह से पढ़े। सेट ए कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये साइन किसका बताया था मैंने, बिलोंग्स का है। एक्स जो है नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हो, एक्स का एक नेचुरल नंबर है। तो एक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 2 3 इनमें से एक्स कुछ भी हो सकता है। और दूसरी कंडीशन एक्स क्या सेटिस्फाई करता है कि वो लेस देन 10 है। तो एक्स जो है, ये जो सेट है इट कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और एक्स लेस देन 10 है। कहने का मतलब क्या हुआ, हमें वो सारे नेचुरल नंबर्स जो कि 10 से कम है वो सारे इस सेट को बिलोंग करते हैं, यही मतलब हुआ इसका। तो वो सारे कौन से एलिमेंट्स हैं, जस्ट लेट इट राइट डाउन। ए इज इक्वल्स टू 1 इस सेट को बिलोंग करेगा नहीं करेगा, करेगा क्योंकि वो नेचुरल नंबर भी है 10 से कम भी है। सिमिलरली 2 विल ऑल्सो बिलोंग टू दिस सेट, 3 विल ऑल्सो बिलोंग टू दिस सेट, 4 5 6 7 8 9 10 बिलोंग नहीं करेगा बिकॉज 10 इज नॉट लेस देन 10, हमें 10 से छोटे चाहिए। सो ये जो 9 एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली इस सेट को बिलोंग करेंगे। तो हमने सारे एलिमेंट लिख लिए कॉमा सेपरेट करके, अब क्या करेंगे हम ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देंगे। सो हियर हमने बेसिकली जो हमें सेट गिवन था सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने रोस्टर फॉर्म में। सो आई गेस इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली रोस्टर फॉर्म कब यूज करनी है, सेट बिल्डर फॉर्म कब यूज करनी है, और बेसिकली कि दोनों सेम ही है बट रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है, और डिपेंडिंग ऑन कि हम किस तरह के क्वेश्चन से डील कर रहे हैं आपको इन दोनों में से कोई एक यूज करना होगा। मोस्टली मैक्सिमम टाइम ये यूज होता है बिकॉज ये लिखना बहुत छोटा है, बहुत छोटे से हम इसको आराम से लिख सकते हैं। लेट्स मूव टू फाइनल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है तो जैसे मैंने बताया था, इस क्वेश्चन में अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ट्राई टू थिंक ऑन दिस क्वेश्चन बिकॉज थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो एज यू कैन सी हियर, इस क्वेश्चन में हमें सेट ए गिवन है, कौन से फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में। सेट ए गिवन है हमें और ये सेट है ये हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें ये सेट गिवन है और जो ये सेट गिवन है ये कौन से फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में गिवन है। हमें इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन पे जाते हैं। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं हर एलिमेंट को एक वेरिएबल से, एंड देन उस वेरिएबल जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, हम उस वेरिएबल को उस टर्म्स में लिखते हैं। जैसे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था नेचुरल नंबर्स के, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हमने कैसे डिफाइन किया कि दिस सेट कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर। सो उसी तरीके से ट्राई टू आइडेंटिफाई यहाँ पे पैटर्न। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आप शुरुआत कैसे करेंगे, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट, अब यहाँ पे हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि जो हर जो एलिमेंट एक्स है वो किस प्रॉपर्टी को किस पैटर्न को फॉलो करता है, वो हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अभी मैं यहाँ से हटाता हूँ सारी चीजें। पहला एलिमेंट क्या है, 1/3। एलिमेंट्स के फॉर्म देखते हैं एक बार, किस फॉर्म में एलिमेंट्स हैं, 2/5, 3/7, 4/9। सो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे यू विल सी दिस इज 1/3। तो जब ऊपर 1 था नीचे 3 है, ऊपर 2 है नीचे 5 है, तो कहने का मतलब क्या है, नीचे अगर 1 है तो नीचे क्या है
2 इंटू 1 प्लस 1। नीचे अगर 2 है तो ऊपर 2 है तो नीचे क्या है 2 इंटू 2 प्लस 1। ऊपर 3 है नीचे क्या है 2 इंटू 3 प्लस 1। ऊपर 4 है तो नीचे क्या है 2 इंटू 4 प्लस 1। तो थिंग इज ये ट्रिकी था, हो सकता है आप लोग ये पैटर्न आइडेंटिफाई ना कर पाए, बट ये समझना ज़रूरी है कि आपका दिमाग उस तरफ चलना चाहिए कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आ रहा है कि जहाँ पे आपसे पूछा गया कि सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म से, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। सो पैटर्न देखिए यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे आपके इस सारे एलिमेंट्स में न्यूमरेटर में जो नंबर आ रहा है उसी पे डिपेंडेंट होकर डिनोमिनेटर का हम नंबर डिफाइन कर रहे हैं। तो जब 1 था तो 2 इंटू 1 प्लस 1 करके 3 आया, 2 था तो 2 इंटू 2 प्लस 1 करके 5 आया, 3 था 2 इंटू 3 करके प्लस 1 करके 7 आया, सिमिलरली 4 के साथ। तो अगर कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको एक जनरल टर्म में रिप्रेजेंट करूँ कि मान लीजिए ऊपर जो मेरा नंबर है न्यूमरेटर में वो n है, तो नीचे वाला नंबर क्या होगा 2 इंटू n प्लस 1, जिसको आप लिख सकते हो n इक्वल n अपॉन 2n प्लस 1। सो बेसिकली मेरे जितने भी नंबर्स हैं इसको अगर मुझे एक जनरल नंबर के फॉर्म में लिखना हो, जैसे हमने उस क्वेश्चन में क्या लिखा था, हमने स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे थे ना, तो किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एन स्क्वायर से, जहाँ पे एन 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया बेसिकली एक कॉमन फॉर्म के थ्रू। वो फॉर्म मैंने आइडेंटिफाई करी कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर मेरे को n पता है तो नीचे 2n प्लस 1 मिल जाएगा, n 1 है तो ये नंबर 1/3 हो गया, n 2 है तो नंबर 2/5 हो गया, n अगर 3 है तो नंबर 3/7 हो गया, n 4 है तो नंबर 4/9 हो गया। ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज मैं सेट को रिप्रेजेंट करता हूँ, यहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं a इज इक्वल्स टू x सच दैट सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट x होगा सच दैट x किस फॉर्म का है, x इज ऑफ द फॉर्म n अपॉन 2n प्लस 1। कंप्लीट हो गया क्या? तो थिंग इज ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर आप देखेंगे आपने डायरेक्टली अगर, क्योंकि आपने एक तो n डिफाइन नहीं किया, n भी देखा जाए तो एक वेरिएबल है जो हमें नहीं पता, तो हमें n डिफाइन करना पड़ेगा कि n क्या है। तो n क्या है, बेसिकली n एक नेचुरल नंबर ही है। n यहाँ पे 1 से 1 है 2 है 3 है 4 क्या है नेचुरल नंबर है, तो n क्या नेचुरल नंबर हो गया। बट एक और कंडीशन में लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमने सिंपली यही मान लीजिए इसको फिनिश कर दिया ना तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि n आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से शुरू होकर वो तो बहुत आगे तक जाते हैं, जबकि हमें कहाँ तक जाना है, हमें तो केवल इस सेट के अंदर 4 ही तो एलिमेंट्स है, हमें n की वैल्यू 4 तक ही तो पहुंचानी है, उससे आगे नहीं जाना है। तो उस केस में हमें एक और कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी, द कंडीशन इज कि n इज अ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 5। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन में बहुत से डिफरेंट कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, तो प्लीज अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हमें एक सेट गिवन था, उस सेट को हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है, फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द पैटर्न और द कॉमन प्रॉपर्टी ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट पजेस। तो जो भी सेट के एलिमेंट्स थे, ये सारे एलिमेंट्स को मैंने देखना चाहा कि क्या किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इनको, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है मुझे, ए कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इस तरीके का है, एक्स ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो प्रॉपर्टी मैंने आइडेंटिफाई करी, तो मैंने देखा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को कॉमन फॉर्म में मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स में रिप्रेजेंट किया था। तो जो सारे एलिमेंट्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखा ये एक्स एक एलिमेंट है इस सेट का सच दैट एक्स इज ऑफ दिस फॉर्म n अपॉन 2n प्लस 1। बट अगेन मैंने n यूज किया, तो n क्या n तो इंटीजर भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, बट n क्या यहाँ पे नेचुरल नंबर है, सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट अगेन मेरे सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 4 तक ये n वेरी कर रहा है, तो वहाँ पे कंडीशन लगाई n इज लेस देन 5। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा ये। सो दिस इज बेसिकली हाउ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड, दो फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एंड डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स हम इनमें से कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं। एंड अगेन आप इन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करना खुद से, अगर आपसे सॉल्व नहीं हुए, टू बेसिकली बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेट्स। तो देखिए सेट्स बहुत तरीके के होते हैं,
बट यहाँ पे जो मैंने 5 डिफरेंट टाइप्स लिखे हैं, ये बेसिकली डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमने डिफाइन किया था कि कोई भी सेट ए है तो उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम एन ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि किसी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हम सेट को बेसिकली इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये लास्ट वाला थोड़ा स्पेशल अलग केस है, इसमें हम आएंगे। सो द थिंग इज, फर्स्ट हमारे पास एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। एंड द थिंग इज, आपको ये चीज़ें याद रखने से ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन हो सकता है कि दिस इज एन एम्प्टी सेट या दिस इज ए फाइनाइट सेट। सो अंटिल अनलेस यू डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स का मतलब क्या है, आप उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। दैट इज वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स। सो पहला है एम्प्टी सेट, जिसको हम नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही ऑब्वियस है, एम्प्टी सेट का मतलब जिसके अंदर एलिमेंट कोई ना हो। सो वो सेट जिसके अंदर मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, एक सेट मेरे पास ए है, आई हैव ए सेट ए, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू 0, कहने का मतलब उस सेट का कोई मेंबर ही नहीं है। दैट मीन्स उस सेट को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, आपको एक सेट फॉर्म करना है नेचुरल नंबर्स का जो कि 1 से कम है। तो 1 से कम तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, नेचुरल नंबर शुरू ही 1 से होते हैं। दैट मीन्स ये जो सेट होगा ना ए, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उस केस में एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, अगर रोस्टर फॉर्म की हम बात करें तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते थे, एलिमेंट्स लिखते थे, उसको फिर ब्रैकेट में क्लोज करते थे। बट जब यहाँ पे एलिमेंट है ही नहीं तो क्या होगा, सिंपल आपका ब्रैकेट होगा। तो जो आपका एम्प्टी सेट है उसको, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट, दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एम्प्टी सेट, कि आप रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि एलिमेंट नहीं तो कोई एलिमेंट दिखाओगे नहीं, आपका खाली ब्रैकेट्स रहेंगे। दूसरा, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक और यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं, दिस, इस सिंबल, ये ग्रीक सिंबल है, इसको हम बोलते हैं फाई, PHI, फाई। तो बेसिकली कैसे फॉर्म किया, आपने सर्किल बनाया, उस पर एक डंडी खींची। सो एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, कर्ली ब्रैकेट्स रोस्टर फॉर्म में जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, या दूसरा फाई। ये जो है, ये चीज़ ज़्यादा यूज होती है, ये जो सिंबल है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाएगा एम्प्टी सेट को डिफाइन करने के लिए, इसको फाई बोलते हैं। सो ए इक्वल टू फाई का मतलब क्या है, ए इज एन एम्प्टी सेट, इसके अंदर एलिमेंट कोई नहीं है, 0 एलिमेंट्स है। ओके, सो दिस इज एम्प्टी सेट। सो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ एक बार के, ओके। सो एम्प्टी सेट इज बेसिकली एक सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं खाली कर्ली ब्रैकेट्स और फाई से। नेक्स्ट आता है सिंगलेटन सेट। तो ये भी बहुत ऑब्वियस है, सिंगलेटन सेट इज बेसिकली वो कोई भी सेट, एक सेट आपका ए है, उसको आप सिंगलेटन सेट कहेंगे अगर उसका नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1। तो एक सेट ए को आप सिंगलेटन सेट तब कहेंगे जब उसका नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1। नेक्स्ट कम्स फाइनाइट सेट। तो देखिए द थिंग इज, आप जब डिफाइन करते हैं तो मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है, सो दैट सेट ए इज ए फाइनाइट सेट अगर आप उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में कितने लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आप नंबर डिफाइन कर सकते हो कि 7 बिलियन या 7.5 बिलियन पीपल है, तो आपने मेरे को एक एग्जैक्ट नंबर दे दिया। बट इफ आई आस्क यू हाउ मेनी स्टार्स डू वी हैव इन दिस होल यूनिवर्स, आप मुझे एक एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकते। सो जो फर्स्ट एक सेट बना, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड, वो क्या बना, एक फाइनाइट सेट बना। तो अगर आप कोई भी सेट आपका है, उस सेट के अंदर आप डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सके, मतलब आप मुझे एक नंबर दे सके, नंबर प्रोवाइड कर सके कि हाँ इस सेट के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, वो 0 1 हो, बट आप एक नंबर प्रोवाइड करा पा रहे हैं, देन दैट विल बी अ फाइनाइट सेट। बट अगर आप मुझे उस सेट के अंदर कोई डेफिनेट नंबर नहीं दे पा रहे हैं, डेफिनेट आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो दैट विल बी इनफाइनाइट सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो सिंपल सा एग्जांपल जो आपको दिया मैंने, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड इज फाइनाइट, क्योंकि आप एक नंबर दे सकते हैं गिन के कि इतने एलिमेंट्स हैं,
बट व्हेन आई आस्क यू अबाउट दिस कि जो सेट ऑफ स्टार्स इन दिस होल गैलेक्सी, इन दिस होल यूनिवर्स, इट विल बी एन इनफाइनाइट सेट, क्योंकि आप एक डेफिनेट नंबर, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं दे सकते हो। उसी तरह से फाइट दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बहुत नेचुरल नंबर्स है, 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं नेचुरल नंबर्स। यू कैन नॉट गिव मी अ डेफिनेटिव नंबर कि दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ए इनफाइनाइट सेट। बट उसी को थोड़ा चेंज करके इफ आई टेल यू कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000, तो यू कैन से कि उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 999। सो यू हैव गिवन मी अ डेफिनेटिव आंसर, डेफिनेट नंबर। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में भी, और सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में भी। बट जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं ना, नॉट ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। तो हम सभी इनफाइनाइट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। उसका सिंपल सा एक एग्जांपल है सेट ऑफ रियल नंबर्स। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इन सब में। ये हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर विल रीड इट। तो देखिए सिंपल सा डेफिनेशन है, रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स जो आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जितने भी नंबर्स आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर है। 1 2 3 ये रियल नंबर, 1.1 1.111 1.11111, ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो आपका जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसको आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। यू कैन नॉट रिप्रेजेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सॉर्ट ऑफ पैटर्न नहीं है। जैसे अगर आपको नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट करने थे तो आपके पास क्या तरीका था, आपने सिंपली ए लिखा, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे करके इस तरह लिख दिया। तो उससे मुझे आइडिया लग गया कि यू आर टॉकिंग अबाउट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बट रियल नंबर में क्या है कि रियल नंबर में यहाँ पे क्या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, एक एक करके अलग अलग आप देख सकते हो। बट रियल नंबर में केस नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में क्या है, पूरे एलिमेंट्स कंटिन्यूस है। 1 एक एलिमेंट है, 1.11 है, 1.111 है, 1.11111 भी एलिमेंट है, इसके तुरंत बाद नंबर क्या आएगा, 1.1112 आएगा। तो ये सारे नंबर्स हम कैसे रिप्रेजेंट करें, मतलब हम यहाँ पे जब लिखेंगे तो आप इसको यहाँ पे लिख तो पाएंगे बट सारे नंबर्स रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे एक सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूस नंबर्स हैं। अगर आपको नंबर लाइन पे देखिए ये रिप्रेजेंट करना हो ना नेचुरल नंबर्स, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। बट रियल नंबर्स को आप जब यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 1 और 2 तो रियल नंबर है ही, 1 और 2 के बीच में क्या इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, 1.1 1.2। सिमिलरली 2 एंड 3 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, 3 एंड 4 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। आपने 1.11 लिया, 1.12 लिया, इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे एक कोई पैटर्न नहीं दिख रहा जिसके थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट कर सको। तो आई गेस यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्रक्स ऑफ दिस थिंग, कि जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, सारे इनफाइनाइट सेट जरूरी नहीं हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। उसका एक एग्जांपल है रियल नंबर्स का। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द इक्वल सेट्स। इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी आपके पास दो सेट्स गिवन है, ए और बी। अज्यूम कीजिए मेरे को दो सेट गिवन है, ए एंड बी। आई विल से कि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स इफ ये दो कंडीशन, मतलब बेसिकली दो कंडीशन फुलफिल करते हैं। पहली कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ओके, तो दो सेट ए एंड बी अगर आपको गिवन है तो आप चेक करोगे कि क्या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम अगर नहीं है, इसका मतलब रियल वो इक्वल नहीं होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन कि दो सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, एक सेट ए है उसको बी के इक्वल होगा इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी। दूसरा, अगर ए कोई एलिमेंट है वो अगर ए को बिलोंग करता है, ए कोई एलिमेंट अगर वो ए को बिलोंग करता है, इट इम्प्लाइज ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। देखिए यहाँ पे मैंने एक नया सिंबल यूज किया, इक्वल के ऊपर ऐसा एरो। इस सिंबल का मतलब होता है इम्प्लाइज, इसको इम्प्लाइज बोलते हैं। तो
इसको आप दूसरे टर्म्स में से बोल सकते हो, जैसे आप कंडीशन लगाते हो ना, इफ दिस हैपन्स देन दिस हैपन्स। जैसे आप इस तरह के स्टेटमेंट यूज करते हो ना कि इफ इट विल रेन टुडे आई विल कैरी एन अम्ब्रेला। अगर आज बारिश होगी तो उसका मतलब क्या है, मुझे अम्ब्रेला कैरी करना है। इफ ऐसा होगा देन आज ये चीज करनी है। तो उसी को लिखने का तरीका मैथ्स में ऐसे है कि जो देन है बेसिकली इसको आपने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया इम्प्लाइज के फॉर्म में, कि इफ एक एलिमेंट ए है तो इसको आप ऐसे रीड कीजिए, इफ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए देन एलिमेंट ए विल ऑल्सो बिलोंग टू सेट बी। या फिर ये अगर कंडीशन होल्ड हो रही है, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब है ए विल ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, और वाइस वर्सा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि उल्टा भी ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट्स ए एंड बी विल्स आर इक्वल एलिमेंट्स। हम कहेंगे कि दो सेट्स ए एंड बी हम कहेंगे कि इक्वल है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। और दूसरा केस क्या, दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी है कि इफ एक एलिमेंट ए है, कोई भी एलिमेंट ए है जो ए को बिलोंग करता है, सेट ए को, इफ एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, इट इम्प्लाइज कि वो जो एलिमेंट है वो बी को भी बिलोंग करेगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर एलिमेंट ए बी को बिलोंग करता है, इट इम्प्लाइज वो ए को बिलोंग करेगा। वाइस वर्सा का मतलब है कि एलिमेंट ए अगर बी को बिलोंग करता है, इट इम्प्लाइज एलिमेंट ए को बिलोंग करता है। सो अगर आपकी दो कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो दो सेट्स हैं वो इक्वल सेट्स हैं। या आप सिंपली कह सकते हैं कि दो सेट ए एंड बी इक्वल सेट होंगे अगर उनके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। सेम एलिमेंट्स का मतलब नंबर भी सेम है। तो आप दोनों कंडीशन चेक करोगे, अगर ये फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू नहीं हो रही इसका मतलब इक्वल हो नहीं सकता है। बट अगर ये इक्वल है तो उस केस में यू विल चेक कि क्या इक्वल तो है बट क्या जो एलिमेंट्स ए के अंदर वो एलिमेंट बी के अंदर भी है, या जो एलिमेंट बी के अंदर वो ए के अंदर भी है या नहीं। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है अगेन, जो मैंने आपको बता दी, जब आप रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। तो जब आप यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लोगे तो मेक श्योर कि सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आप ले रहे हो। ओके, नाउ लेट्स हम सॉल्व सम क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस के थ्रू ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। भी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेट्स, तो हमने जो भी टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे जो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, ये सारे टाइप ऑफ सेट डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो एग्जांपल 1 इज, अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट योरसेल्फ। मेरे पास सेट ए गिवन है, ओके इस सेट को मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगेन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेट है क्या। सेट ए कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स क्या एक इवन प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 2। तो एक्स क्या प्रॉपर्टी एक्स की, वो एक प्राइम नंबर है प्लस इवन प्राइम नंबर है और 2 से बड़ा है। प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे। क्या होता है प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके आगे आगे प्राइम नंबर्स बढ़ते जाएंगे। बट अगर आप देखोगे 2 के बाद में कोई इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि अगर कोई इवन प्राइम नंबर होगा तो वो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइम नंबर क्या होता है जो इसका कोई फैक्टर है, मतलब जिसको कोई और नंबर डिवाइड ना कर सके 1 के अलावा या खुद के अलावा। तो कोई अगर इवन नंबर होगा तो ऑफकोर्स वो 2 से डिविजिबल होगा। उसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेट ए है मेरा, इस सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दैट मीन्स दिस इज एन एम्प्टी सेट। सो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर वो क्या है, 0 है। तो उस फॉर्म में ये सेट एम्प्टी सेट हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो उसको सिंपली मैं इस तरह से राइट करूंगा। अगर रोस्टर फॉर्म के बजाय दूसरे फॉर्म में लिखना होता तो इस सेट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता। आई गेस बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन का बेसिकली पर्पस ये था कि हाँ इस तरह से एम्प्टी सेट्स होंगे एंड एम्प्टी सेट को रोस्टर फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें 4 डिफरेंट सेट्स गिवन है, ओके तो इस सेट के अंदर हमें इस क्वेश्चन में 4 डिफरेंट सेट्स हमें गिवन है एंड हमसे पूछा गया इसमें से कौन सा सेट फाइनाइट है। तो अगेन हम क्या करेंगे, फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या थी कि अगर
किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप स्पेसिफिक बता सकते हैं, एक डेफिनेट नंबर दे सकते हैं मुझे कि हाँ इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में, दैट मीन्स वो सेट फाइनाइट होगा। अगर नहीं दे सकते तो इट विल बी इनफाइनाइट। तो यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट सेट, द सेट ए कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स प्राइम है। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते ही हैं। और कितने प्राइम नंबर्स हैं, बहुत सारे। आप मुझे एक नंबर नहीं दे सकते यहाँ इतने एक 500 600 या 700 प्राइम नंबर्स हैं या 1000 प्राइम नंबर्स हैं, नहीं, बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, यू कैन नॉट गिव मी ए डेफिनेट नंबर, दैट मीन्स दिस इज ए इनफाइनाइट सेट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट। x, this set contains element x such that x again नेचुरल नंबर है और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे x जो कि नेचुरल नंबर्स हैं और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि 2x माइनस 1 0 होना चाहिए ना, 2x माइनस 1 0 होना चाहिए। तो लेट्स फाइंड कि कौन से नेचुरल नंबर्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि वो सारे नेचुरल नंबर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस सेट का मेंबर होंगे। तो उस केस में आप देखेंगे तो हम इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या निकलेगा, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1/2। तो इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, वो भी है 1/2, बट 1/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। कंडीशन क्या है कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट x की वैल्यू 1/2 इसका सॉल्यूशन है, 1/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 1/2 जो है इट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसका क्या मतलब हुआ, ये जो सेट है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दिस इज एन एम्प्टी सेट। Now, can you give me the number of elements in the set? Yes, you can say this set has 0 elements. You can say number of elements in B is equals to 0. तो आपने एक specific number मुझे दे दिया है. That means this is a finite set. Okay? आसान है, मुश्किल नहीं है। जो हमने पढ़ा कंसेप्ट, जो थ्योरी पढ़ी है उसी को हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज C. तो C का मतलब C is a set X is a set which contain element X such that अगेन x नेचुरल नंबर है एंड x इज इवन। ये टाइपिंग एरर है, इसको आप भूल जाइए। जो मेरा C है वो एक सेट है विच कंटेन्स एलिमेंट x सच दैट x नेचुरल नंबर है और x क्या है, इवन है। तो कितने इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे। 2 से शुरुआत करोगे, 2 4 6 8, बहुत सारे इनफाइनाइट इवन नंबर्स हैं। यू कैन नॉट गिव मी डेफिनेट एग्जैक्ट नंबर कि हाँ इतने इवन नंबर्स होते हैं। That means this is a infinite set. Last question कि D जो है वो set of numbers है x such that x belongs to natural number and x square equals to 4. तो कहने का मतलब वो सारे नेचुरल नंबर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं x स्क्वायर बराबर 4 को, वो सारे सेट को बिलोंग करेंगे। सो अगेन लेट्स सी कि ऐसे कौन से x की वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो अगर आप x में प्लस माइनस 2 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो 4 आएगा। बट प्लस एंड माइनस 2 दोनों वैल्यूज इस सेट को बिलोंग नहीं करेगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए। तो -2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो -2 का नेचुरल नंबर नहीं है, तो उस केस में x इक्वल्स टू 2 ये जो है ये मेरा इस सेट का सॉल्यूशन होगा या इस सेट का मेंबर होगा, क्योंकि -2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। दैट मीन्स ये जो सेट है इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, 2, एक सिंगल एलिमेंट है। यू कैन गिव मी ए नंबर, यू कैन टेल मी कि दिस जो सेट है, सॉरी इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करना है, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, सी डी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी इज 1। दैट मीन्स दिस इज ए फाइनाइट सेट। अंडरस्टूड? तो इस तरह से ये चीज है यहाँ पे। तो देखा जाए तो मुश्किल नहीं है, अगेन हम बेसिक कंसेप्ट से यूज कर रहे हैं, बेसिक चीज हमने पढ़ी वही यूज कर रहे हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज, हमें 2 सेट्स गिवन है। अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड आफ्टर पॉजिंग द वीडियो यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। बट here एज यू कैन सी हमारे पास A एंड B 2 सेट्स गिवन है। हमसे क्वेश्चन पूछा है, हमें फाइंड आउट करना है क्या ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, 2 कंडीशंस। जब भी हम फाइंड आउट करेंगे 2 सेट इक्वल है या नहीं है, विल फॉलो 2 कंडीशंस। पहले हम देखेंगे क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर बराबर है। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उसके बाद हम दूसरी कंडीशन मूव करेंगे
कि जितने एलिमेंट्स ए को बिलोंग करते हैं वो सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करने चाहिए, और जितने एलिमेंट्स बी को बिलोंग करते हैं वो सारे एलिमेंट्स ए को बिलोंग करने चाहिए। तो पहले ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी में सेम है या नहीं है। दोनों ए एंड बी एलिमेंट जो है हमें किस फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं कौन से एलिमेंट्स इसको बिलोंग करते हैं, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम ए को देखते हैं। ए कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग्स टू जेड। जेड इज बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जेड जो है बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो ए कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स जो है बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो बेसिकली वो आपको वो सारे इंटीजर्स जो इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, कि आप सारे इंटीजर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करो और पुट करने के बाद जो उसका स्क्वायर है वो 4 से कम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट को बिलोंग करेंगे। तो हम देख लेते हैं, सिंपल सा है। हम इंटीजर्स चूज करते हैं, हम 0 से शुरुआत करते हैं। अगर आप 0 पुट करोगे एक्स में, एक्स 0 क्या एक इंटीजर है, 0 पुट करोगे तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो 0 इसका मेंबर होगा। लेट्स मूव टू 1। 1 स्क्वायर इज 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो यस ये भी सही है। अब 1 से -1 की तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर 1 की, क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर में नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 और हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो 1 स्क्वायर इज 1, -1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1, दोनों लेस देन 4 है, तो 1 एंड -1 इसके एलिमेंट्स होंगे। लेट्स मूव टू 2। 2 स्क्वायर इज 4, 4 इज इक्वल्स टू 4, -2 इज ऑल्सो 4, 4 इज इक्वल्स टू 4, तो 2 एंड -2 भी इसके मेंबर्स होंगे। देन नेक्स्ट इंटीजर जो हमारे पास आता है वो 3 आता है। 3 स्क्वायर इज 9, बट 9 इज नॉट लेस देन 4, तो वो इसका मेंबर नहीं होगा। सिमिलरली -3 भी मेंबर नहीं होगा, और उसके बाद के 3 के बाद का -3 से पहले के जितने नंबर्स हैं सारे उसके मेंबर्स नहीं होंगे। सो रोस्टर फॉर्म में जो मेरा सेट है ए, उसको मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो एज यू कैन सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेट ए में कितने, 1 2 3 4 5, तो एन ए इज इक्वल्स टू 5। दूसरा सेट है बी कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, एक्स स्क्वायर होगा ये, एक्स स्क्वायर -3x + 2 इक्वल्स टू 0। तो वो सारे रियल नंबर्स जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं सारे सेट के मेंबर्स होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2। तो मान लीजिए जो हमारे दोनों सॉल्यूशन निकले हैं वो रियल नंबर्स हैं और वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इस केस में जो सेट है इसके सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 ही होंगे। तो यहाँ पे जो एन भी होगा वो बेसिकली 2 होगा। तो हमने क्या देखा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वही दोनों सेट्स के अंदर सेम नहीं है, इसका मतलब इक्वल सेट नहीं हो सकते। So these two sets are not equal sets. So with this we will just end today's class here. So यहाँ पे हमने बेसिक्स जो थे वो कवर किए हैं। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एंड ये जो बेसिक्स हमने पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पे यूज होंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप क्लास 11th की जो NCERT है उसका जो फर्स्ट चैप्टर सेट्स, स्टार्ट रीडिंग इट अगेन। थ्योरी भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ेंगे, कंसेप्ट ढंग से पढ़ेंगे, तभी उसके ऊपर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर पाएंगे। सो जस्ट रीड थ्योरी वेरी वेल, और जो इनिशियल की जो एक्सरसाइजेस वगैरह है यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग इट, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वो और स्ट्रॉन्ग होगा और बिल्डअप होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।